नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के.एन. मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एग्जाम का अंकश चैनल पर मध्यकालीन इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि खलीफाओं के समय में किस प्रकार इस्लाम का विस्तार पूरी दुनिया में होता है और भारत तक उनकी पहुंच होती है। अब हमारा आज से नया टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ की परीक्षा हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी या एसएससी की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हैं तो कम से कम 5 से 7 प्रश्न ऐसे चुटकियों में तैयार कर लेंगे आप, और वो कभी भी आपसे गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब यहां से जो प्रश्न आते हैं उनकी चर्चा हम आपसे कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहां से आने वाला पहला प्रश्न है, भारत की जनता के संबंध में प्रथम बार हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया। ठीक है, प्रथम बार हिंदू शब्द का प्रयोग किन लोगों ने किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा आता है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी टॉपिक से है। तीसरा है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई। ठीक, ये सन पूछता है। चौथा है, भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहां से आए थे। गजनी से आए थे, गोर से आए थे, ईरान से आए थे, कहां से आए थे, ये जगह का स्थान का नाम पूछता है। ठीक, अब पांचवा प्रश्न इसी टॉपिक से संबंधित है कि मोहम्मद बिन कासिम था, क्या था, तुर्क था, मंगोल था, अरब था या तुर्क अफगान था। ठीक है, एक प्रश्न और इस टॉपिक से पूछा जाता है कि अरबों द्वारा सिंध विजय की चर्चा किस पुस्तक में की गई है। ठीक, तो आपने देखा कि 5 से 7 प्रश्न इस टॉपिक से लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और इस टॉपिक को पढ़ते ही आपके 5 से 7 प्रश्न चुटकियों में तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो प्रश्न आए हुए हैं, या इन्हें लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ उसकी सूचना हमें सर्वप्रथम कहां से मिलती है। तो देखिए, जो परीक्षाओं में पूछी जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो है चचनामा। क्या है सॉरी, वो चचनामा है। चचनामा जो पुस्तक है वो फारसी में है, 1216 में लिखी गई थी। एक चचनामा के बारे में एक बात बता दूं, बहुत कंफ्यूजन रहता है। देखिए, चचनामा जो है, जो वास्तविक चचनामा लिखी गई थी वो अरबी में लिखी गई थी, लेकिन जो उपलब्ध है वो फारसी में उपलब्ध है। इसलिए जब कभी भी चचनामा के बारे में चर्चा होती है तो छात्रों के बीच में एक कंफ्यूजन रहता है कि जो चचनामा है वो किस भाषा में है। तो आप ये जानिए कि चचनामा जो है वो फारसी में है। पहले जो लिखी गई थी वो अरबी में लिखी गई थी, लेकिन जो उपलब्ध है उस अरबी का फारसी अनुवाद उपलब्ध है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये चचनामा जो पुस्तक है, इसमें अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी या अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तक का नाम लगभग सभी परीक्षाओं में इस पुस्तक का नाम पूछा गया है। ठीक है, इसलिए चचनामा को याद रखिएगा। दूसरा, ये फारसी भाषा में है, इसको याद रखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, इसके बाद मैं एक पुस्तक का नाम और आपको बताता हूं जो जल्दी आपको कहीं मिलेगी नहीं। एक है किताब फुतूल अल बलदान। क्या है? किताब फुतूल अल बलदान। ये पुस्तक है, ये बिलादुरी की रचना है। किसकी? बिलादुरी की रचना है। किताब फुतूल अल बलदान, ये बिलादुरी की रचना है और ये चचनामा से पहले की रचना है। कब की है? ये 9वीं शताब्दी की है। ठीक है, चचनामा के पहले की एक रचना है जो 9वीं शताब्दी की है, उसका नाम है किताब फुतूल अल बलदान। ठीक, अब यहां मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे आजकल लोक सेवा आयोग प्रश्न बनाता है तो वो क्या करता है कि थोड़ा सा ट्विस्ट ला देता है। तो आदमी कहता है कि बहुत नए प्रश्न बना दिए, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। अब देखिए, 2 पुस्तकें हैं, एक है चचनामा जिसको लोक सेवा आयोग लगातार पूछ रहा है। अगर कथन कारण करके उसने दूसरी पुस्तक का नाम किताब फुतूल अल बलदान दे दिया तो इसमें आयोग ने कुछ नया नहीं किया। आप जब इसको पढ़ रहे थे तो आपने इस पे ध्यान नहीं दिया। इसमें गलती सिर्फ आयोग की नहीं, आपकी भी है। ठीक है, तो आपकी जो गलती है वो हम सुधारते हैं।
तो जो एक चचनामा है जिसमें अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है, ठीक है, और दूसरी किताब फुतूल अल बलदान, इसको इसके साथ जोड़ लीजिएगा, जहां भी आप इसको लिखे होंगे ये भी लिख लीजिएगा, क्योंकि इस पुस्तक में भी अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। दूसरा, ये टॉपिक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार भारत के लोग मुसलमानों के संपर्क में आए। पहली बार हिंदुस्तान पे मुसलमान का आक्रमण हुआ और पहली बार हिंदू और मुस्लिम की आपस में, मतलब हिंदू और मुस्लिम दो धर्म एक दूसरे से जान पहचान हुई इनकी। पहली बार ये इस्लाम का आक्रमण भारत पे हुआ, ठीक। इसलिए भी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन आया, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए, दो पुस्तकें बताई जिसपे भारत पर अरब आक्रमण की सूचना है, एक किताब फुतूल अल बलदान और दूसरी चचनामा, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, पहले ये जान लेते हैं कि जब भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी। अभी तक तो हमने जाना कि भारत पर अरब आक्रमण की सूचना कहां से मिली और कौन से प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो अब जानते हैं कि उस समय भारत की सिचुएशन क्या थी जब भारत पे अरब आक्रमण हुआ। तो देखिए, भारत जो है, जब भारत पे अरब आक्रमण होता है उसके पहले की सिचुएशन आप देखिए कि भारत अफगानिस्तान तक का जो एरिया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से जीता था, ठीक है। तो पूरे अफगानिस्तान में बौद्ध और हिंदू रहा करते थे, तो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उसका भारत से जुड़ाव था। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि अफगानिस्तान दो हिस्सों में टूट गया, एक काबुल के नाम से और दूसरा जाबुल के नाम से, ठीक है। तो जो मुस्लिम शासक थे वो इसे इसी नाम से जानते थे, काबुल और जाबुल। तो काबुल का जो पूर्वी हिस्सा था वो कश्मीर से जुड़ा था और जो इसका उत्तर पश्चिमी हिस्सा था वो ईरान से जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसी तरह जो जाबुल का हिस्सा था वो काबुल के दक्षिण में जाबुल स्थित था और ये मकरान के उत्तर में भी स्थित था, ठीक है। ये मकरान के उत्तर में स्थित था। इस प्रकार क्या हुआ, ये जो ईरान से संपर्क होने के कारण जो ये अफगानिस्तान की एरिया थी, ये काबुल और जाबुल का जो भाग था, ये लगातार अरबों के संपर्क में रहने के कारण यहाँ अटैक किया करते थे अरब, तो ये हमेशा अशांत क्षेत्र बना रहता था, ठीक। एक हो गया। दूसरा हो गया कि कश्मीर, उस समय कश्मीर में एक शासक थे जिनका नाम था चंद्रापीड़। चंद्रापीड़ का एक भाई हुआ जिसका नाम था ललितादित्य मुक्तापीड़। क्या? ललितादित्य मुक्तापीड़। ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कन्नौज के शासक, उस समय कन्नौज के शासक थे, ये थे यशोवर्मन थे कन्नौज के शासक। ये प्रतिहार वंश के शासक थे। तो ललितादित्य मुक्तापीड़ ने प्रतिहार वंश के शासक यशोवर्मन को पराजित किया और इनको पराजित करने के बाद मार्तंड, कश्मीर में मार्तंड नामक स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कराया। क्या है? मार्तंड नामक स्थान पर एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ठीक है। किसने कराया? ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। ललितादित्य मुक्तापीड़ ने यशोवर्मन प्रतिहार शासक को हरा करके कश्मीर के मार्तंड नामक स्थान पर एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। इनका काल था 715 से 755 है। क्या था? 715 से 755 ईस्वी इनका काल था। तो उस समय ललितादित्य मुक्तापीड़ वहां 715 में शासक था, ठीक है ना। अब देखिए, पहले इनका भाई चंद्रापीड़ था, उसके बाद ललितादित्य मुक्तापीड़ मार्तंड का सूर्य मंदिर इन्होंने बनवाया, ठीक। ये अब देखिए, उस समय सिंध में किसका शासन था? सिंध में चच का पुत्र दाहिर। कौन था? चच का पुत्र, एक राजा थे चच, उनका पुत्र दाहिर शासक था। और सिंध की राजधानी क्या थी? सिंध की राजधानी थी अरोर। कहां थी? इसकी राजधानी कहां थी? अरोर, ठीक। तो जो सिंध का शासक था वो था दाहिर और इसकी राजधानी थी अरोर, ठीक है। अब देखिए, उस समय एक और महान शक्ति थी जो सिंध के पूर्व में ही जस्ट सटी हुई थी, वो थी गुर्जर प्रतिहारों
का राज, वो गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति, उसके शासक थे यशोवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन प्रतिहार वंश के शासक थे। इनका जो राज्य था वो कश्मीर के पूर्वी हिस्से से लेकर के नीचे दक्षिण में नर्मदा नदी तक, ठीक है, और इधर हिमालय तक और पूर्वी बंगाल तक, बंगाल के हिस्से तक, इधर हिमालय से और बंगाल तक के हिस्से में ये प्रतिहार वंश का शासक था। ठीक है, बंगाल में पाल वंश का शासन था। ऐसे ही दक्षिण भारत के एरिया में वाकाटक, पल्लव, चोल, पांड्य, वाकाटक, पल्लव, इनका शासन था। ठीक है, तो आपने देखा कि जब अरबों का भारत पे आक्रमण हुआ तो ऐसा नहीं था कि भारत के शासक बहुत कमजोर थे। भारत के जो शासक थे वो कमजोर नहीं थे, बशर्ते केवल उनके अंदर एक समस्या थी कि ये विभिन्न हिस्सों में बटे हुए थे और क्षेत्र विस्तार के लिए आपस में लड़ा करते थे। ठीक है, और उसी चक्कर में इन्हें ये पता नहीं चल पाया कि जो इनके देश की पश्चिमी सीमा है उसमें क्या हलचल है। ठीक, तो वो जान नहीं पाए और अपने में खोए रहे। जब वहां से अरबों का आक्रमण सिंध पर हुआ तब इन्हें पता चला कि ऐसा कुछ हमारी पश्चिमी सीमा पर हो रहा। मतलब एकदम बेखबर पड़े थे, सब अपने अपने क्षेत्र के विस्तार में अपने अपने यश गान कीर्ति में पड़े हुए हैं, क्या पता उनको कि बाहर से कौन आने वाला है। तो ये हो गई उस समय की भारत की सिचुएशन। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि भारत पर अरबों के आक्रमण के कारण क्या रहे, क्यों उन्होंने यहाँ आक्रमण किया। अब देखिए, ऐसा नहीं था कि भारत और अरब वासियों की पहचान मोहम्मद बिन कासिम के समय में ही हुई, उसके पहले भी भारत और अरब के बीच व्यापार चलता था, समुद्र के रास्ते चलता था, व्यापारी आते थे जाते थे, उन्हें भारत की समृद्धि के बारे में पता था। लेकिन 7वीं शताब्दी में क्या हुआ कि अचानक से इस्लाम धर्म की शक्ति बढ़ने लगी और दुनिया में दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पे उन्होंने कब्जा कर लिया। जब दुनिया के बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया, उसी समय उनको ये पता चला कि भाई भारत में तो संपत्ति बहुत है, तो धन लालच की बात आई मन में, तो नहीं होता है तो भारत की तरफ चल देते हैं। तो फिर उन्होंने भारत पर आक्रमण करने के लिए सोचा। अब देखिए, आक्रमण करने के जो 3 कारण मुख्य बताए जाते हैं। एक है साम्राज्य विस्तार की लालसा। अब भाई अगर कोई इतना शक्तिशाली है जो पूरे अरब क्षेत्र में अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया है, पूरे मध्य एशिया में और अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में कर लिया है, तो फिर वो लालसा तो है ही है, भारत की तरफ आएगा। ठीक है, तो साम्राज्य विस्तार की लालसा। दूसरी वही मैंने कहा कि धन प्राप्ति इनको चाहिए था, धन के बारे में इनको पता था कि भारत धनी है। ठीक है, तो धन प्राप्ति। और तीसरा, ये जो है इस्लाम का प्रसार करना चाहते थे। दुनिया में इस्लाम का झंडा फहराने के लिए इन्होंने कई जगह युद्ध किए और ये हर क्षेत्र में जहां जाते थे वो धार्मिक प्रसार इनका प्रमुख मतलब काम था। ये जहां जाते थे धार्मिक प्रसार जरूर करते थे, ये उनके उद्देश्य में शामिल था। तो ये तीनों उद्देश्यों से इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, लेकिन ये तीनों उद्देश्य भी तीनों उद्देश्य के अलावा एक भारत पे आक्रमण का तात्कालिक कारण हुआ। अब देखिए, अगर किसी भी बात में ये कहा जाए कि तात्कालिक कारण, तो तात्कालिक कारण से आशय होता है कि एक बहाना ही तात्कालिक कारण होता है, बाकी किसी मुद्दे का कोई तात्कालिक कारण नहीं होता। आदमी क्या करता है कि एक चिंगारी ही पूरी आग पकड़ लेती है, तो उस बहाने की तलाश में ये थे और एक बहाना इनको मिला। देखिए, विभिन्न लेखकों ने कई तरह की बातें बताई हैं, लेकिन हम उन बातों में नहीं जाएंगे, हम एक बीच की बात में जाएंगे। देखिए, कई लेखकों ने कहा है कि उस समय श्रीलंका का जो राजा था वो बगदाद के खलीफा के लिए यहां से कुछ दासियां और अन्य उपहार भेंट स्वरूप बगदाद के खलीफा के लिए भेजा था, जो जहाज के रास्ते सिंध मार्ग से होते हुए जिसको यहां तक पहुंचना था, इराक तक। ठीक है, अब देख, बगदाद दमिश्क तक जाना था। अब क्या हुआ, अब ये हुआ दमिश्क या बगदाद यहीं तक जाना था। ठीक है, अब देखिए, जब ये जहाज चली यहां से, तो यहां से चलते चलते जहाज जब यहां आई देवल बंदरगाह पे, कहां आई? देवल बंदरगाह जो सिंध क्षेत्र में स्थित था। जब जहाज देवल बंदरगाह पे आई तो यहां सिंध क्षेत्र के डाकुओं ने उस जहाज को लूट लिया। जब उस जहाज को लूट लिया
तो ये खबर पहुंची सीधे बगदाद। बगदाद में ये खलीफा का एक सूबेदार था जिसका नाम था हज्जाज। अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी होगी तो हमने बताया था कि ये उमैया वंश के खलीफा थे। खलीफा कौन थे उस समय? वालिद थे। देखिए, जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो कायदे से पढ़िएगा, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। उस समय खलीफा थे वालिद, और उनका जो एक सूबेदार था इराक का वो था हज्जाज। अब हज्जाज के बारे में हमने खलीफा वालिद और हज्जाज के बारे में बताया था कि जो उमैया वंश था ये अरब का कुलीन वर्ग था। इस अरब के कुलीन वर्ग को जब वहां खलीफा की सत्ता मिली, खलीफा का पद मिला, तो वहां के लोगों ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, उस विद्रोह को दबाने के लिए और एक मजबूत केंद्रीय सत्ता स्थापित करने के लिए बहुत कठोर शासन लागू किया। कई लोगों की हत्या कराई, नरसंहार कराया, और अंत में इन्हें निरंकुश शासक कहा गया। और उस केंद्रीय की सत्ता की स्थापना में हज्जाज का बहुत बड़ा योगदान था। अब समझ रहे हैं आप? पिछली वीडियो आप देखिएगा, पिछली वीडियो में हमने इनके बारे में पूरा बताया है। ठीक है, तो ये उमैया वंश के थे, खलीफा थे उस समय वालिद, और उनका जो सूबेदार था इराक का वो था हज्जाज। तो ये खबर जब हज्जाज के पास पहुंची तो हज्जाज जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। उसने कहा, अरे हमारी सत्ता को चुनौती दे रहा, बताओ हम कहां से कहां अपना झंडा लहरा दिए हैं और ये बताओ हमको बता रहे हैं। उसने क्या किया, उसने तुरंत जो है सिंध के राजा दाहिर के पास संदेश भेजा और कहा कि तुम्हारे क्षेत्र में देवल बंदरगाह पे हमारे खलीफा के लिए आने वाले सामान की लूट हुई है, तो उस बंदरगाह मतलब उसकी जिम्मेदारी तुम लो और हमारा सामान वापस करो, हर जाना दो। ठीक। अब जब दाहिर के पास आया तो दाहिर ने कहा कि भैया हम काहे देंगे हर जाना, लूटा है डाकुओं ने। अब डाकू पे हमारा नियंत्रण थोड़ा है। अब आप थोड़ा सा पीछे जाइए, आप सोचिए कि सोमालिया के जो डाकू समुद्र में लूटपाट करते हैं तो क्या उसकी सरकार वहां की जिम्मेदारी लेती है, या सरकार प्रायोजित डाकू हैं वो? अब वही बेवकूफी भरा काम यहां भी है, सरकार प्रायोजित थोड़ी डाकू होते हैं। अब देखिए, इन्होंने कहा कि भाई, दाहिर ने कहा कि वो तो हमारा नियंत्रण में नहीं है भाई, हम तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और जाएंगे तो मार के भगा देंगे, तो फिर हम कैसे इनको करेंगे, और हम कहे थे भैया वो डाकू हैं, उनसे हम भी डरते हैं। तो हज्जाज जो है, हज्जाज को जब ये खबर मिली तो हज्जाज जो है बहुत क्रोधित हुआ। उसने पहला काम खलीफा वालिद को बताया कि देखो तुम्हारे लिए इतना इतना सामान आ रहा था, ये लूट लिए हैं, अब कहो तो इनको हम दौड़ा के मार दें। तो खलीफा, और उनको ये बताया कि देखो अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ पैसा वैसा मिलेगा तो तुम्हारी ऐसो आराम से जिंदगी कट जाएगी। तो खलीफा को ये पता था, तो उसने कहा ठीक है जाओ भारत पे अटैक करो। वो कैसे इतनी गुस्ताखी कर दिया, तो हज्जाज ने तुरंत वहां से एक सैनिक को आदेश दिया और कहा भारत पे अटैक किया जाए। अब देखिए, सबसे पहले जो अटैक होता है वो 711 ईस्वी में होता है उबैदुल्ला के नेतृत्व में। ये यहाँ पहुंचता है लेकिन मार दिया जाता है, असफल हो जाता है ये आक्रमण। ठीक है। दूसरा आक्रमण होता है बुदैल, दूसरा बुदैल को भेजता है, और बुदैल के समय में दूसरा आक्रमण होता है, ये भी असफल हो जाता है। अब तीसरा आक्रमण होता है, जब ये भी असफल हो जाता है तो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण होता है 712 ईस्वी में 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है हज्जाज। मोहम्मद बिन कासिम उसका भतीजा था। क्या था? भतीजा था, और वह दामाद भी था। ठीक है, जैसा कि हमने कल बताया था कि अगर दो बच्चे एक माँ का दूध नहीं पिए हैं तो वो विवाह कर सकते हैं, ऐसा इस्लाम धर्म में मान्यता है। तो वो भतीजा और दामाद दोनों था। तो 712 ईस्वी में 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को युद्ध के लिए उन्होंने भेजा, हज्जाज ने भेजा। ठीक है, तो वो मोहम्मद बिन कासिम वहां से एक बड़ी भारी भरकम सेना लेके वहां से चला, और वहां से चलते ही वो मकरान के रास्ते आया और आके भारत के देवल बंदरगाह को, जहां लूटपाट हुई थी, सबसे पहले देवल पे कब्जा किया। ठीक, यहां तक तो ठीक था, आया और देवल पे कब्जा किया।
अब देखिए, भारतीयों ने ऐसी परिस्थितियां कभी नहीं देखी थी। जब देवल पे कब्जा किया तो उसने बहुत नरसंहार किया, बहुत लोगों की हत्याएं की। और जानते हैं, ऐसा कहा जाता है, लेखकों ने लिखा है कि 17 वर्ष की उम्र से ऊपर का कोई भी युवा जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया उसको काट दिया गया। ठीक है, तो 3 दिन तक लगातार देवल के क्षेत्र में काट पीट मार काट चलता रहा। और 3 दिन के बाद यहाँ, जब वही मैंने कहा ना कि 17 वर्ष की उम्र के कोई 17 वर्ष की उम्र से ऊपर का कोई भी युवा जीवित नहीं बचा, ऐसा लेखक बताते हैं, जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। बहुत मार काट की। ठीक है, इसके बाद यहां से वो आगे बढ़ता है और कभी रावर, ब्राह्मणाबाद, अरोर और इस तरह से सिंध पर वो पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। राजा दाहिर मारा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार उसकी सिंध की विजय पूरी होती है। ठीक, सिंध की विजय के कुछ दिन के बाद, अब देखिए प्री के लिए तो इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा प्री में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब मेंस की बात आएगी तो इसमें और ज्यादा पढ़ा जा सकता है, लेकिन प्री के लिए इतना पर्याप्त है और यहां से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ये जैसे ही आप ये पढ़ेंगे एक वीडियो में, इससे बाहर भारत पर अरबों का आक्रमण कहीं नहीं आ सकता। ठीक है, जहां तक हो सकता है उत्तर क्षेत्र को कवर किया गया है। अब देखिए, जब सिंध की विजय पूरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद वो कुछ दिन तक यहां पड़ा रहा और 713 ईस्वी में उसने एक और विजय की, जिसे मुल्तान विजय कहा जाता है। मुल्तान पर आक्रमण किया, ये है मुल्तान। मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान विजय किया। मुल्तान पे जब मुल्तान को जीता तो वहां से उसने बहुत सोना प्राप्त किया, इसलिए उसने मुल्तान का नाम सोने का नगर रख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम ने, अब देखिए यहां एक कंफ्यूजन वाली बात आती है। एक प्रश्न आता है कि भारत पर सर्वप्रथम अरबों का आक्रमण कब हुआ। ठीक, तो वो प्रश्न मान ली, वो उस प्रश्न का जवाब होता है 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में। अगर ये पूछता है कि भारत पर सबसे पहले अरबों का सफल आक्रमण कब हुआ, तो वो होता है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। दोनों प्रश्नों का अंतर समझ रहे हैं ना आप? कंफर्म कर लीजिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। देखिए, भारत पर अरबों का पहला आक्रमण 711 ईस्वी में, भारत पर अरबों का पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में, और अरबों द्वारा मुल्तान विजय कब की गई? 713 ईस्वी में। ठीक, कोई डाउट? सारे क्लियर ना? तो इस तरह से आपने देखा कि भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ, उसकी सूचना हमें कहां मिलती है, आक्रमण के कारण क्या थे, उस समय भारत की सिचुएशन क्या थी। और भारत जानते हैं, भारत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक रूप से बहुत मजबूत था। अरबों को तो कुछ पता ही नहीं था, वो कबीले के निवासी थे, एक ही धनुष उठाए। सबसे बड़ी बात, अरबों ने एक नई चीज किया। अरबों ने, ये है मान लीजिए घोड़े पे बैठे अरब, घोड़े पे बैठे अरबों ने क्या किया, युद्ध की तकनीक को बदल दिया। अरबों ने घोड़े से युद्ध करना शुरू किया, जो उस समय तक बहुत, इसीलिए सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म के प्रसार और अरबों की सफलता में सबसे बड़ा कारण यह भी था कि अरबों ने घोड़े से युद्ध करना शुरू किया। उसके पहले घोड़े क्या करते थे, रथ में हाके जाते थे, लेकिन ये क्या किए, हल्की तीर धनुष और उसके साथ घोड़ों पे बैठे हुए तीर धनुष चलाने की कला जानते थे। इसलिए इनकी बहुत स्पीड से ये वार करते थे और बहुत स्पीड से वो पीछे भी भाग जाते थे। तो इन्होंने एक नई युद्ध नीति का शुरुआत किया। ठीक है, तो इस प्रकार अरबों ने भारत पर आक्रमण किया और इस तरह से इतनी चीजें हमने आपको बताया। ठीक, चचनामा, किताब फुतूल अल बलदान, ये सब चीजें हैं। अब देखिए, जब भारत पर अरबों ने आक्रमण किया, अरबों के पास अपना कुछ नहीं था, भारत इतना जो है मजबूत स्थिति में था, तो जब वो आए तो वो यहां से कुछ सीखेंगे ही। तो देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा भारत पे अरबों के आक्रमण का। दूसरी चीज, भारत ने उनसे क्या सीखा और उन्होंने भारत से क्या सीखा। तो देखते हैं कि भारत पर अरबों के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। चलिए भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव की चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए भारत पर जो अरब आक्रमण हुआ
उसके प्रभाव को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक है सांस्कृतिक प्रभाव और दूसरा है राजनीतिक प्रभाव। तो पहले चर्चा करते हैं राजनीतिक प्रभाव की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि अरब आए भारत में और वो सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए। कहां से? सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए, तो राजनीतिक प्रभाव भारत पे वो कोई नहीं छोड़ पाए। वो बहुत किए, सिंध में ही रह गए और यहां से मुल्तान तक जाते जाते खत्म हो गए, तो आंतरिक हिस्से में नहीं पहुंच पाए। और दूसरी बात ये थी कि इनका किसी ऐसे व्यक्ति से युद्ध नहीं हुआ जो उस समय बहुत मजबूत शासक रहा हो। जैसे सिंध के जस्ट पूरब में थे यशोवर्मन गुर्जर प्रतिहार शासक, इनसे भी इनका युद्ध नहीं हुआ। और इधर मुक्तापीठ चंद्रापीठ का शासन कश्मीर में था, इनसे भी इनका युद्ध नहीं हुआ। तो किसी महत्वपूर्ण शासक से इनका कोई युद्ध नहीं हुआ, ये आंतरिक हिस्से तक पहुंच नहीं पाए, तो इनका कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, ये सिंध से आगे नहीं गए, किसी महत्वपूर्ण राज्य से इनका कोई युद्ध नहीं हुआ। ठीक, तो ये हिस्सा छोड़ देते हैं। अब आते हैं इसके सांस्कृतिक प्रभाव की तरफ कि भारत पर अरबों के आक्रमण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा। अब देखिए, सांस्कृतिक प्रभाव बहुत पड़ा। जब पहली बार देखिए भारत में मुसलमानों का जो संपर्क हुआ, हिंदुओं का मुसलमानों से पहला संपर्क इसी अरब आक्रमण से होता है। तो जब अरब आक्रमण से होता है, दो धर्म के लोग एक साथ मिलते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत होता है। तो सांस्कृतिक प्रभाव बहुत पड़ा। पहली बार भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना की गई। आपके प्रश्न के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बार इस्लामी राज्य की स्थापना किसने की? अरबों ने की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहली बार भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना हुई। दूसरी, इस इस्लामी राज्य की स्थापना के लिए जैसे हमने अभी बताया था कि जब देवल में इन्होंने अटैक किया, देवल को इन्होंने जीता, तो उसके बाद 3 दिनों तक वहां मारकाट होती रही और 17 वर्ष की उम्र के सभी युवाओं को काट दिया गया। जो इस्लाम को स्वीकार नहीं किया उसे मार दिया गया। तो बड़ी संख्या में जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, जो नहीं बना उसको मार दिए। ठीक है, तो हिंदुओं को मुसलमान बड़ी संख्या में बनाया गया जबरदस्ती। फिर सिंध के नाम पर भारत को हिंद और भारतीयों को हिंदू कहा। इन्होंने क्या कहा? भारत को हिंद, सिंध के नाम पर, और भारतीयों को हिंदू कहा। अभी जब हम प्रश्न की वो चर्चा कर रहे थे तो हमने बताया था कि सबसे पहले भारतीयों को हिंदू किसने कहा? तो हिंद की जनता या सिंध के नाम पर हिंद की जो जनता थी उसे हिंदू कहा। किसने कहा? अरबों ने कहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न लगातार पूछा जाता है। जब वो यहाँ आए तो देखिए, वो तो जनजाति कबीले के लोग थे, और जबकि भारत उस समय क्या था? विज्ञान, ज्योतिष, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत संपन्न था। ठीक है, भारत को अंकों का ज्ञान भी था। भारत में उस समय नालंदा, वल्लभी, काशी ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे। तो भारत जो है हर मामले में इनसे आगे था। तो इन्होंने क्या किया कि भारत से कुछ न कुछ सीखा ही। तो क्या किया? पहले भारत के ग्रंथों को ले गए, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत ले गए और खंड खाद्य ले गए। ठीक है, इन दोनों का अनुवाद कराया। इन दोनों का अनुवाद किसने किया? देखिए, अक्सर ये नाम मिलता नहीं है, लेकिन कहीं कहीं चर्चा की जाती है। अलफ जारी ने ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य का अनुवाद अलफ जारी ने किया था, और ये भारतीय विद्वानों की सहायता से। ठीक है, किसकी सहायता से? भारतीय विद्वानों की सहायता से। इसका मतलब है कि भारतीय विद्वानों को भी ये ले गए थे। हाँ, सही है कि ये भारत के बौद्ध धर्म के विद्वानों को ले गए थे। ठीक है, तो भारतीय विद्वानों को ले गए और इन सब चीजों का अनुवाद कराया। ठीक, पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद कराया। पंचतंत्र तो जानते ही आप, कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जिसने पंचतंत्र का अनुवाद न कराया हो। सबके बीच में पंचतंत्र बहुत चर्चित रहा है। तो पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद कराया, किस नाम से? कलीला व दिमना नाम से। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीला व दिमना बहुत पूछा जाता है, वहां ऑप्शन दिया रहता है अरबी, फारसी, तुर्की, मतलब तमाम ऑप्शन रहता है। तो पंचतंत्र का जो अरबी में अनुवाद हो उसे किस नाम से जानते हैं? कलीला व दिमना। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद का नाम क्या है, बताइए सोच के। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद का क्या नाम है? देखिए, पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद हुआ उसका नाम है नौशीरवां। क्या नाम है? पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है उसका नाम है नौशीरवां। ये खुसरो के समय में हुआ था। ठीक है, खुसरो के समय में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद हुआ था जिसका नाम था नौशीरवां।
अरबी अनुवाद कलीला व दिमना। ठीक, अब देखिए एक चीज कही जाती है, जो सूफी मत आया, सूफी मत पे बौद्ध धर्म का प्रभाव था। ठीक है, उस समय बौद्ध धर्म था, हमने अभी आपको बताया था कि जो बौद्ध धर्म था वो अफगानिस्तान तक था, तो लगातार इनके संपर्क में था अरबों के। तो जब यहाँ पे विजय कर लिए तो बौद्ध धर्म का जो प्रभाव था वो सूफी धर्म पे दिखाई देता है। ठीक है, अब साथ ही देखिए ये इस क्षेत्र से आए थे जहां रेगिस्तान था। ठीक है, रेगिस्तान के क्षेत्रों से आने के कारण जो है उधर इनके यहाँ खजूर की खेती होती थी, और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, आप जानते ही हैं। तो सिंध क्षेत्र में ये क्या किए, ऊंट का पालन तथा खजूर की खेती का प्रारंभ किए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पीसीएस 2023 में इससे संबंधित एक प्रश्न आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सिंध क्षेत्र में ऊंट का पालन और खजूर की खेती का प्रारंभ इन्होंने किया। ठीक, अब देखिए सिंध क्षेत्र में इन्होंने दिरहम नामक सिक्का चलाया। अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी होगी तो हमने बताया था, अगर नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा। कल की वीडियो में हमने बताया था जब इनका अधिकार अफ्रीका के उत्तरी हिस्सों में हो गया तो इन्हें सोने और चांदी की खदानें मिल गई। तो इन्होंने क्या किया कि दिरहम नामक सिक्का, ये चांदी का था, किसका था, चांदी का था, और दिनार नामक एक सिक्का चलाया। दिनार किसका था, सोने का सिक्का था। ठीक है, तो अगर कल की वीडियो आपने न देखी हो तो देख लीजिएगा, तो ये पूरा हिस्सा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दिरहम नामक सिक्का इन्होंने सिंध क्षेत्र में चलाया। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में सिंध क्षेत्र में दिरहम नामक सिक्का किसने चलाया, अरबों ने, तुर्कों ने, फारसियों ने, तो आप इस हिसाब से मारिएगा, दिरहम नामक सिक्का अरबों ने चलाया। ठीक, अब देखिए सबसे एक और जो बड़ा वो था कार्य था, वो था मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार जजिया नामक कर वसूला। आप इसकी चर्चा जब तक मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तब तक जजिया नामक कर की चर्चा आप सुनते जाएंगे। हर जगह जजिया नामक कर की वसूली किसने की, ये मुगलों के काल में भी आता है कि अकबर ने जजिया बंद किया, ये फिरोज तुगलक के भी काल में आता है, फिर आगे मुगलों औरंगजेब के भी समय में आता है। ठीक है, तो जजिया की चर्चा आप बहुत सुनेंगे। मैं आपको बताता हूं कि जजिया की चर्चा जो होती है उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे अटैक किया तो भारत पे सिंध की विजय की। सिंध की विजय के बाद यहाँ दो तरह के लोग थे। एक तो वो जो ईश्वरीय ज्ञान के हिस्सेदार थे जिन्हें ईसाई और यहूदी कहा जाता था। ठीक, तो जिन्हें ईसाई और यहूदी कहा जाता था ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ठीक, तो जो इनका केवल दर्शन था, तो जो ईश्वरीय ज्ञान के हिस्सेदार थे जिन्हें ईसाई और यहूदी कहा जाता था उनको ये लोग किस नाम से पुकारते थे, जिम्मी, जिम्मी नाम से पुकारते थे। और इनके नियम कानून के हिसाब से ये लोग इस्लामी क्षेत्र में रहने लायक थे अगर वो जजिया देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जजिया से पीछा छूट जाएगा आपका, क्योंकि ये हर जगह पूछा जाएगा और ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, आयोग कभी भी पूछ सकता है। जो ईश्वरीय ज्ञान के हिस्सेदार थे जैसे ईसाई और यहूदी, ये इस्लामी क्षेत्र में रह सकते थे, इन्हें ये जिम्मी के नाम से पुकारते थे और ये जजिया दे करके इस क्षेत्र में निवास कर सकते थे। एक दूसरा जो वर्ग था जिसे मूर्ति पूजक कहा जाता था, जो मूर्ति पूजक थे उन्हें काफिर कहते थे। क्या कहते थे, काफिर। तो जो मूर्ति पूजक थे वो काफिर थे और इस्लाम के हिसाब से काफिरों को इस्लाम के क्षेत्र में रहने का अधिकार नहीं था। बात हमारी समझ में आ रही है। जो मूर्ति पूजक नहीं थे वो जजिया कर देकर, ईसाई और यहूदी जैसे लोग, इन्हें जिम्मी कहा जाता था, वो जजिया कर देकर इस्लामी क्षेत्र में रह सकते थे। लेकिन जो मूर्ति पूजक थे उन्हें काफिर कहा जाता था और वो काफिर जो है किसी भी हालत में इस्लामी क्षेत्र में नहीं रह सकते थे। पहले तो मोहम्मद बिन कासिम ने सोचा कि पूरे सिंध क्षेत्र को काफिरों से मुक्त करा लिया जाए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि पूरे सिंध क्षेत्र में जितने हिंदू हैं सबकी हत्या कर दी जाए और इनको पूरी तरह से काफिरों से मुक्त करा लिया जाए। लेकिन जब उसे लगा कि हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और इतने लोगों को मारा पीटा नहीं जा सकता है, इन जान से नहीं मारा जा सकता, यह कठिन काम है, तब उसने एक रास्ता निकाला। उसने कहा कि जो मूर्ति पूजक हैं उनको भी उसने जिम्मी मान लिया। क्या मान लिया, जिम्मी मान लिया।
तो जो मूर्ति पूजक थे उन्हें भी उसने जिम्मी मान लिया, और इन्हें भी ये कहा गया कि अगर आप जजिया देते हैं, क्या देते हैं, अगर आप जजिया टैक्स देते हैं तो आप इस क्षेत्र में रह सकते हैं। अब बात समझ में आई आपको? तो इस हिसाब से क्या हुआ कि ईसाई और यहूदी के साथ हिंदू भी जुड़ गए, इन सबको एक मुश्त मतलब एक साथ मिला के जिम्मी कहा गया, और ये जिम्मी लोग जजिया टैक्स देकर इस्लामी क्षेत्र में रह सकते हैं। देखिए आजकल जो क्या होता है, पढ़ने का जो तरीका है, अगर मैं चाहूं तो आपको केवल फैक्ट बता दूं और ये 10-15 मिनट में ये पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी, सारे फैक्ट आपको बता देंगे। लेकिन जो ये चर्चा रहती है कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, सुबह को पढ़ो शाम को सफा है, तो हम केवल उसी स्थिति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहे हैं कि आप इन कहानियों से जब जुड़े रहेंगे तो ये सारी चीजें आपको कभी भूलेंगी नहीं, ये आपके मस्तिष्क पे एक अभिलेख की तरह, अंकित लेख की तरह छप जाएगा और आपको ये चीजें याद आएंगी। ठीक है, तो जजिया चूंकि ये चलेगा आपका जब तक मुगल वंश चलेगा, तो अभी से लेके 1757 तक आपको जजिया की चर्चा होगी। तो हमने आपको जजिया के बारे में बताया कि अब जो है ईसाई, यहूदी और मूर्ति पूजक सबको जिम्मी मान लिया गया, और ये कहा गया कि काफिर लोग जो थे वो भी जजिया देकर इस्लामी क्षेत्र में रह सकते थे। इसीलिए जो बाद में शासक आए उनके लिए आसान हो गया कि हिंदुओं को या काफिरों को अपने राज्य में रहने देने के लिए हमको क्या करना है। क्योंकि देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, जब उसने इनको जिम्मी माना और इस पे जजिया लगाया, तो उसने खलीफा वाहिद से, देखिए ये हमने गलत लिखा था, ये वालिद नहीं बल्कि वाहिद है, गलती से छप गया है, ये वालिद नहीं है बल्कि खलीफा थे वाहिद, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको सुधार लीजिएगा, वाहिद थे। तो उसने क्या किया, उसने जब बताया कि हमने ऐसा कर दिया है, काफिरों को भी जिम्मी मान लिया और उनसे जजिया वसूल करके उनको अपने क्षेत्र में बसने का, हमने रहने का आदेश कर दिया है, क्योंकि इतने काफिरों को एक साथ मारना संभव नहीं है। तो उसने अपने खलीफा से इसकी अनुमति ले ली और खलीफा ने कहा ठीक है जजिया लगा दो और सबको रहने दो। तो इस प्रकार जो है, जब बाद के जो भी आए, गोरी आया, गजनवी आया, फिर उधर गुलाम वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, आगे चल के मुगल आए, तो उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए जो काफिर लोग थे उन काफिरों से जजिया वसूला और उन्हें अपने क्षेत्र में रहने का अधिकार दिया। अगर वो जजिया नहीं देते तो फिर उनकी हत्या कर दी जाती। ठीक, ये तो मजबूरी बस था कि इतने लोगों को ये मार नहीं सकते थे। तो ये हुआ जजिया का कॉन्सेप्ट। अब देखिए प्रश्न जो पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम जजिया किसने लगाया, जजिया कर किसने लगाया। तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया। अब देखिए अगर ये पूछे अरबों ने, तुर्कों ने, फारसियों ने, तो अरबों ने लगाया। अगर ये पूछे किस शासक ने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम के समय में सबसे पहले जजिया कर लगाया गया। इन दोनों प्रश्नों को अलग अलग दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है, गलत न होने पाए, कंफ्यूजन न होने पाए। तो अरबों के समय में सबसे पहले जजिया लगा या मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया लगाया। ठीक, अब देखिए इसी जजिया और इसी के संबंध में एक राइटर है जिनका नाम है विलियम मोर। क्या नाम है? विलियम मोर। विलियम मोर ने लिखा है कि सिंध विजय ने इस्लामी नीतियों में एक नवीन युग का आरंभ किया। मतलब जो इस्लामी नीति थी उसमें ये था, आपको हमने बताया था कि जो खलीफा उमर थे उन्होंने पूरे अरब क्षेत्र को केवल मुसलमानों और अरबों के लिए सबसे खाली करा लिया था और किसी को रहने नहीं दिया था। तो उसी संबंध में है कि जब सिंध की विजय हुई तो सिंध की विजय में पहली बार हिंदुओं के संपर्क में मुसलमान आए और उन्हें लगा कि भाई इतने लोगों को मार के ऐसा नहीं किया जा सकता कि सबको हटा दिया जाए। तो एक नवीन नीति आई, नवीन युग का आरंभ किया और वो था क्या? जजिया था। ये विलियम मोर ने कहा है कि सिंध विजय ने इस्लामी नीतियों में एक नवीन युग का आरंभ किया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रभाव की तरफ। इतना आप समझ गए होंगे। आप देखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नहीं तो इसको नोट कर लीजिएगा। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। अब देखिए और क्या प्रभाव पड़ा। देखिए जब अरब आए थे तो हमने अभी बताया था कि उस समय भारत संपन्न था शिक्षा में, विज्ञान में, ज्योतिष में और चिकित्सा क्षेत्र में।
भारत बहुत संपन्न था। भारत में उस समय बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे जो नामी गिरामी थे, जैसे नालंदा था, वल्लभी था, काशी था, ये बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। ठीक है, तो जब अरब आए तो उनके पास तो ऐसा कुछ ज्ञान था नहीं, तो उन्होंने यहाँ से जो भारतीय ज्ञान विज्ञान था उसको रिसीव किया, और जब यहाँ से वो लेकर गए, जैसे चिकित्सा अंकों का ज्ञान लेके, चिकित्सा के बारे में जानकारी ले गए, अंकों के ज्ञान के बारे में जानकारी ले गए, यहाँ से तो एक एक जो है डॉक्टर भी, आयुर्वेदाचार्य भी ले गए वो वहां पे दवा करने के लिए। तो इस बारे में जो जानकारी उन्होंने इकट्ठा की, कुछ दिन बाद इन्हीं के माध्यम से वो जानकारी यूरोप में भी पहुंच गई। ठीक है, तो अगर इन्होंने भारत को कुछ दिया नहीं, तो भारत से लेकर के ये भारतीय जो ज्ञान विज्ञान था उसको यूरोप तक पहुंचाया। इस संबंध में A.L. श्रीवास्तव, आप जानते हैं ये एक इतिहासकार हैं, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव महोदय, इनका कहना है कि अरबों ने भारतीय ज्ञान विज्ञान को यूरोप में पहुंचाया, और उसमें भी सबसे खास बात कि दर्शन, ज्योतिष और अंकों के ज्ञान को इन्होंने यहां से रिसीव किया, मतलब यहां से ग्रहण किया, खुद उपयोग किया, खुद जानकारी हासिल की और उसको यूरोप तक पहुंचाया। और साथ ही A.L. श्रीवास्तव जी लिखते हैं कि 8वीं-9वीं शताब्दी में यूरोप में जो ज्ञान की ज्योति फैली, उसका मुख्य कारण था अरबों का भारत से संपर्क। तो जो 8वीं-9वीं शताब्दी में यूरोप में ज्ञान की ज्योति आई, वो अरबों के माध्यम से भारतीयों का ज्ञान यूरोप तक पहुंच गया था। ठीक है, लोग बताते बहुत काबिल हैं, क्योंकि हम लोगों को हल्ला करने की आदत नहीं, अभी भी हम लोग शोर नहीं मचाते, लेकिन यहीं का ज्ञान यूरोप तक गया और उन्होंने अपने को विकसित देश बना लिया। हम लोग अपना ज्ञान लेके मतलब उस ज्ञान का उतना फैलाव नहीं कर पाए। तो अभी तक आपने देखा, इस प्रकार भारतीय ज्ञान विज्ञान अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये रहा भारत पर अरबों का आक्रमण। मुझे लगता है कि जितनी बातें हमने बताई हैं, इसमें जो प्रश्न हमने शुरू में दिए थे उसे सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। मैं उन प्रश्नों को तेजी से दोहरा देता हूं। जैसे पहला प्रश्न था कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया, इस्लामी आक्रमण, तो अरबों ने किया। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने किया। पहला आक्रमण कब हुआ, तो 712 ईस्वी में हुआ 711 ईस्वी में। और पहला सफल आक्रमण कब हुआ, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। ठीक है, तो भारत में जो है सिंध क्षेत्र में दिरहम नामक सिक्का किसने चलाया, तो अरबों ने चलाया। ठीक है, भारत में पहली बार इस्लामी राज्य की स्थापना किसने की, अरबों ने की। ठीक है, सिंध के नाम पर भारतीयों को हिंदू किसने कहा, तो अरबों ने कहा। ठीक है, पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किस नाम से किया गया, कलीला वल जिमना के नाम से। सिंध क्षेत्र में ऊंट पालन और खजूर की खेती किसने प्रारंभ किया, तो वो भी अरबों ने किया। पहली बार जजिया कर, भारत में हिंदुओं से पहली बार जजिया कर किसने वसूला, तो अरबों ने या मोहम्मद बिन कासिम ने वसूला। ठीक है, और भारतीयों का ज्ञान अगर यूरोप तक पहुंचा तो उनके माध्यम का काम किसने किया, तो वो किया किसने, अरबों ने किया। ठीक, और देखिए एक प्रश्न हमने बताया था कि कश्मीर में मार्तंड नामक स्थान पर सूर्य मंदिर का किसने निर्माण कराया था, तो वो ललितादित्य मुक्तापीठ थे। ठीक है, तो ये रही भारत पर अरबों का आक्रमण और भारत पर अरबों के आक्रमण का प्रभाव। ठीक है, तो हमने पूरा बता दिया है आपको। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने बताया कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो कम से कम 5 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे और किसी भी परीक्षा में आप लीड करने की सिचुएशन में रहेंगे। और हाँ, एक बात हमने और बताया था कि ये नौशीरवां है, ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। नौशीरवां के नाम से पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया गया था, फारसी अनुवाद है। ठीक है, तो हमने पूरा प्रयास किया है कि आप केवल प्री पे डिपेंड न रहे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपके पास रहे ताकि ये चीजें आप भूलें न। तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है, अच्छा हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं। जैसे देखिए सिंध हिंदू कहा गया, ठीक है। अब देखिए एक और बात आती है, भारत को हिंदुस्तान किसने कहा, ये भी चर्चा यहीं कर देते हैं, आपको याद रहेगा, एक साथ आप लिख सकते हैं, आसानी हो जाएगी।
कि भारत को हिंदुस्तान किसने कहा और इंडिया किसने कहा। ये दो बातें हैं, आप इसके साथ जोड़ लेंगे तो आपको आसानी होगी। तो भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने कहा। किसने कहा? ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने भारत को क्या कहा? इंडिया कहा। किसने कहा? यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा और ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। हम इस बात को जाते जाते इसलिए बता देना चाहते थे कि आप इस मतलब हिंदू के साथ हिंदुस्तान और इंडिया ये तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ जान जाइए। हिंदू कहा अरबों ने, हिंदुस्तान कहा ईरानियों ने और इंडिया कहा यूनानियों ने। इन तीनों को आप याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले टॉपिक पे। कौन सा अगला टॉपिक होगा? महमूद गजनवी का आक्रमण। किसका? महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे मिलते हैं। थोड़ा बहुत पढ़े रहिएगा तो समझने में आसानी होगी। और हाँ, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा, तो उससे ये हिस्से आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।